बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। बीज बोते हैं हम, फसलें उगाते हैं, खाली जमीन में हरियाली लौट आती है। बदल रहा है मौसम, बदल रहा है देश, क्यों ना समय के साथ मेहनत कर हम भी बदले अपना भेष। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं नमिता। सबसे पहले हम देखेंगे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गौ पालन के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत ले सकते हैं कई लाभ। तालाब जीर्णोद्धार योजना के तहत करवा सकते हैं तालाब का गहरीकरण। पपीता के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद कुर्ग हनी ड्यू। अब समाचार विस्तार से। राज्य में ग्रामीण स्तर पर गौपालन के क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत अनुदान पर 2 गाय, 5 गाय, 10 गाय, हस्त चालित चारा कटर, विद्युत चालित चाला कटर मशीन, वर्मी कंपोस्ट यूनिट, पनीर और खोआ मेकिंग यूनिट, काउ मैट, डीप बोरिंग, संतुलित पशु आहार, मिनरल मिक्सचर और शीतवर्धक सप्लीमेंट ले सकते हैं। इसके लिए जिला गव्य विकास कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के किसान तालाब जीर्णोद्धार योजना का लाभ लेकर अपने तालाब को गहरा करवा सकते हैं। इस योजना के तहत गांव के वैसे तालाब जो किसी की निजी जमीन पर हो या सरकारी जमीन पर हो, लेकिन उसका उपयोग सार्वजनिक कार्य के लिए किया जाता हो, सरकार ऐसे तालाबों का मशीन द्वारा गहरीकरण जीर्णोद्धार करेगी ताकि इसका उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जा सके। किसान इससे लाभ लेने के लिए अपने जिला भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, मशरूम काफी पौष्टिक आहार है और बाजार में इसकी मांग सालों भर रहती है। गर्मी के मौसम में आप दूधिया मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। दूधिया मशरूम के उत्पादन प्रक्रिया को आइए समझते हैं कृषि विशेषज्ञ से। जो गर्मी का मौसम है, इस मौसम में दूधिया मशरूम की खेती काफ़ी लाभदायक होगा। और ये जो दूधिया मशरूम है, इनको जब आप लगाते हैं तो बीज की आवश्यकता होती है और बीज आपका जो पुआल है, उस पुआल को कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद उसको हम लोग स्टरलाइज करते हैं और इसके बाद उस बीज को डालते हैं। और डालने के बाद कम से कम जब वो ये उजला हो जाता है तो इसको केसिंग करते हैं। केसिंग करने के बाद नमी का पर ध्यान रखते हैं और ये मशरूम निकलने लगता है। तो ये झारखंड के लिए काफ़ी कम दिनों में और बहुत ही कम लागत में किसानों के लिए काफ़ी ये लाभदायक है। राज्य के जो किसान पपीता का फल बाग लगाना चाहते हैं, वे मई महीने से पौधा लगाने का काम शुरू कर दें। झारखंड में पपीता के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पुषा ड्वार्फ या कुर्ग हनी ड्यू लगाएं। पपीता का पौधा लगाने के लिए 60 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदें। इसमें कतारों के बीच 1.8 मीटर और पौधों के बीच भी 1.8 मीटर की दूरी रखें। पपीता के उन्नत प्रभेद पुषा ड्वार्फ और कुर्ग हनी ड्यू की उत्पादन क्षमता औसतन 30 से 150 फल प्रति पौधा है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ।
तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों जानकारी आपने ली। मंडी का भाव, मौसम का मिजाज, नीति, तकनीक, उपकरण के बारे में जाना। अब हम लेंगे एक छोटा सा विराम। आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इस विराम में भी आपके लिए है खास संदेश। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। हमारे झारखंड के किसान दिन प्रतिदिन कृषि के क्षेत्र में काफी जागरूक होते जा रहे हैं। यहाँ के कई जिले, प्रखंड और गांव के किसान जागरूकता के माध्यम से ही कृषि को एक नया दिशा दे रहे हैं। जी हाँ, हम बातें करने जा रहे हैं रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ता कदम। हमारे किसान जो हमारे स्वास्थ्य को और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे थे, रासायनिक खेती को पूरी तरह से अलविदा कह दिया है और वहीं प्राकृतिक खेती को आत्मसात किया है। प्राकृतिक खेती में मुख्यतः गाय का गोबर, मूत्र और प्राकृतिक संसाधनों का ही उपयोग किया जा रहा है। रंगामाटी बरवाटोली ग्राम के निवासी लखीराम बेदिया जी इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। पहले ये रासायनिक खेती किया करते थे, जिससे इन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। अब ये प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे हैं। अब मैं ज्यादा कुछ बताऊंगी नहीं, बल्कि आपको दिखाऊंगी फीचर के माध्यम से। झारखंड के किसान अब धीरे धीरे जागरूक होते जा रहे हैं। यहाँ कई ऐसे जिले, कई ऐसे प्रखंड, कई ऐसे गांव मिल जाएंगे जहाँ के किसानों ने जागरूकता की वजह से अपनी कृषि को एक नई दिशा दी है। इस राज्य के रांची जिले में एक ऐसा ही प्रखंड है
अनगढ़ा, जहां के जागरूक किसानों ने रासायनिक खेती की खामियों को समझा है। यही वजह है कि इन लोगों ने हमारे स्वास्थ्य तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली रासायनिक खेती को सदा के लिए अलविदा कह दिया है। इन लोगों ने उसकी जगह प्राकृतिक खेती को आत्मसात कर लिया है। प्राकृतिक खेती, जो मुख्यतः गाय के गोबर, मूत्र तथा प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है, इसने न सिर्फ किसानों को खाने को स्वादिष्ट भोजन दिया है, बल्कि इसने उनके स्वास्थ्य तथा पर्यावरण की भी रक्षा की है। ऐसी खेती ने यहाँ के किसानों को आर्थिक लाभ भी पहुंचाया है। अतः ऐसी खेती को अपनाकर यहाँ के किसानों ने अपनी आमदनी बढ़ा ली है। इसका सकारात्मक असर इनके खान पान तथा रहन सहन पर भी पड़ा है। इस प्रखंड के रंगामाटी बरवा टोली ग्राम के किसान हैं लखीराम बेदिया। इनकी खेती पहले रासायनिक ही हुआ करती थी। जब उन्हें इस बात का बोध हुआ कि रासायनिक खेती से न सिर्फ इन्हें आर्थिक नुकसान है, बल्कि इससे इनकी भूमि भी प्रभावित होती है, तब इन्होंने अपनी खेती को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित कर लिया। इससे न सिर्फ इनकी मिट्टी, पर्यावरण तथा स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ा, बल्कि इनकी आमदनी भी बढ़ गई। पहले तो ऐसे पूर्वज लोग ऐसे जैसे तैसे कर रहे थे। इसमें हमको लगता है इसमें वही गोड़ा धान और ये गोड़ा धान ये क्या बोलते हैं चना, यही सब लगा रहे थे। लेकिन ये आजकल हम तो ये ड्रिप सिस्टम में ये करेला, जैसे करेला, बैगन और टमाटर ये सब लगा रहे हैं। मिर्चा, मतलब अच्छा किस्म का ये सब्जी लगा रहे हैं, उन्नत किस्म का। इसलिए बदलाव का ज़रूरत पड़ा कि अभी मतलब जनसंख्या और पैसा के भी ज़रूरत बढ़ने लगा। पहले तो ऐसे आदमी, हम लोग के पूर्वज लोग जब रहते थे वो सब उन लोग ऐसे काम करते थे घर के, और ये केवल खाने का ही व्यवस्था कर रहे थे। अभी तो पढ़ाई लिखाई में भी पैसा लग रहा है, इसलिए उन्नत किस्म का सब्जी लगा रहे हैं और लगाना चाहिए। ये नुकसान तो इसलिए हुआ सर कि उस समय जब बीच में मतलब यूरिया और DAP जब उन लोग को बताया गया तो ये इतना डाले पूर्वज लोग कि इतना यूरिया डाल दिए कि ज़मीन खराब हो गया। समझ में पाए अच्छा हो रहा था खेती, इसलिए पूरा DAP और यूरिया डालना शुरू कर दिए। मतलब जितना मात्रा था, मात्रा से ज़्यादा डाले उसमें, और डाल के अभी थोड़ा ख़राब कर दिए ज़मीन को। इसलिए ज़रूरत पड़ा कि अभी मतलब इतना ख़राब कर दिया मिट्टी को कि मतलब फसल होने नहीं लगा। तो फिर उसको फिर जैसे पहले जो प्राकृतिक खेती कर रहे थे वैसे फिर से हम लोग उसको शुरू किए। अभी हम लोग वर्मी कंपोस्ट, ये पत्ता का जो सड़ा के उसको अभी डाल रहे हैं। लखीराम बेदिया बताते हैं कि प्राकृतिक खेती कोई नई पद्धति नहीं है। ये गाय के गोबर, मूत्र तथा प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित खेती है, जिसका इस्तेमाल हमारे पूर्वज किया करते थे। बदलते वक्त के साथ नई पीढ़ी ने रासायनिक खेती को अपनी खेती का आधार बनाया। ऐसी खेती से लोगों को काफी नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। अतः स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा अच्छी आमदनी प्राप्त करने के उद्देश्य से इन्होंने खुद को पुनः प्राकृतिक खेती की ओर मोड़ लिया। ये तो पहले जो पूर्वज लोग सबसे पहले तो यही खेती कर रहे थे। ये प्राकृतिक खेती जो घर का जो गाय है उसका गोबर से जो कर रहे थे, वही केवल वही खाद डाल रहे थे। तो बीच में जो आया यूरिया DAP, वही जो ख़राब किया ज़मीन को। तो इसलिए फिर शुरू से जो हम लोग कर रहे थे, पूर्वज लोग जो कर रहे थे खेती, उसको हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं। कीड़ा मकोड़े के लिए हम लोग जैसे अभी जुताई करते हैं, जुताई करके छोड़ देते हैं उसको पूरा गर्मी में। और कुछ ऐसे दवा हम लोग के है, जैविक दवा जो 10 परनी बोलते हैं, उसको भी छिड़काव कर सकते हैं। और ऐसे तो मित्र जो कीट हैं, दुश्मन कीट, और जो हम लोग का मित्र हैं, सहयोग मित्र जो केचुआ होते हैं, उसको उसको बचाने के लिए हम लोग इसी मतलब जैविक खाद का उपयोग करते हैं। लखीराम बेदिया एक जागरूक किसान हैं। उन्हें आज प्राकृतिक खेती के लाभ का ज्ञान अच्छी तरह से हो गया है। ये बताते हैं कि इस खेती का ज्ञान उन्हें मोराबादी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त हुआ। इन्हीं की वजह से इनके लिए अपनी रासायनिक खेती को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना संभव हो पाया है। हाँ सर, उसमें हम लोग को मिला है, जैसे हम लोग को प्रशिक्षण मिला वहाँ से, कृषि विज्ञान केंद्र मोराबादी रांची से, कैसे मतलब प्राकृतिक खेती कैसे करना है उसके बारे में हम लोग को वहाँ से
प्रशिक्षण मिला और हम लोग प्रशिक्षण करके आके फिर हम लोग खुद से अपने काम को स्टार्ट करना शुरू किए हैं। अभी बदलाव आया है सर। अभी मतलब दिखने में हरा भरा ज़्यादा दिन तक रहता है उसमें, और पहले जो रासायनिक हम लोग कर रहे थे उसमें जल्दी से ही वो पीला हो जा रहे थे, लेकिन अभी वो हरा भरा रहते हैं। लखीराम बेदिया ने खेती से अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए तकनीकों का भी सहारा लिया है। ये आज अपनी खेती में मल्चिंग तथा टपक सिंचाई प्रणाली का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे इन्हें पानी, श्रम तथा पैसे तीनों की बचत हो रही है। ड्रिप में सर हम लोग को जैसे JSLPS से हम लोग को वहाँ से हम लोग को मिला था लोन से, वहाँ से हम लोग शुरू किए। तब देखे नया चीज़, इसको मतलब बड़ी अच्छा हुआ। जैसे बरसात के मौसम में हम लोग कर रहे थे इसे खेती में तो पूरा घास हो रहा था उसमें। जब वहाँ से हम लोग को मिला, जब हम लोग बरसात में किए तो उसमें घास नहीं हो रहा है और उसमें अच्छा फसल हो रहा है। जी हाँ, उसमें हम लोग को भी वैसे सोचे थे कि ऐसे बूंद बूंद में कैसे होगा, इतना पानी लगता है तो बूंद बूंद में होगा नहीं। जब हम लोग अपने खुद को किए तो बहुत अच्छा हुआ। तब हम लोग समझे कि हाँ ये ड्रिप अच्छा है। जी हम लोग ड्रिप जो सिस्टम है उसमें जो हम लोग ड्रिप में डायरेक्ट ही खाद उसमें चल जाता है। जहाँ हम लोग टंकी है उसमें डालते हैं तो सारा पौधा में चल जाता है खाद, अलग से देना नहीं पड़ता है सर। उसमें केवल छिड़काव करने के लिए अलग से वो मशीन से छिड़काव करते हैं और खाद जो डलाता है सब ड्रिप के सिस्टम से डालते हैं। जी अभी तो बदलाव हो रहा है सर। काहे कि लागत हम लोग को पहले ज़्यादा लग रहा था, लेकिन अभी खुद को बना रहे हैं ऐसे खाद दवा, तो अभी लागत में कुछ कम हुआ है और फायदा होगा सर। प्राकृतिक खेती ने लखीराम बेदिया की खेती को आज पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया है। पहले जहां इनकी खेती गोड़ा धान, चना इत्यादि तक सिमटी हुई थी, आज वहां टमाटर, करेला, मिर्ची, खीरा आदि सब्जियों की फसलें लहलहाने लगी है। इनकी ऐसी खेती से इनके उत्पाद स्वादिष्ट हो गए हैं। इसकी वजह से इनके उत्पाद का बाजार बढ़ा है, जिससे इनकी आमदनी बढ़ गई है। अभी तो जैसे लगाए हैं, अभी करेला लगाए हैं, टमाटर लगाए हैं, खीरा है, रसबीन है, ये मिर्चा है। हाँ सर, इसमें तो प्राकृतिक खेती वाला जो सब्जी है वो उसमें स्वादिष्ट है सर, और देखने में तो अच्छा है। लेकिन जो खाते हैं, जो समझे हैं, जैसे जैविक वाला को खा के देखे तो खुद ही लेते हैं कि नहीं जैविक वाला को ही लेंगे हम, ऐसे आदमी बोलते हैं। लखीराम बेदिया जो पहले अपनी खेती से अपना पेट तक नहीं भर पाते थे, आज वो प्राकृतिक खेती से सारे खर्च काटने के बाद वर्ष में 1.5 लाख रुपए तक की बचत भी कर लेते हैं। इससे इनका जीवन बदला है और इनके रहन सहन का स्तर ऊंचा उठा है। इनकी इस खेती में मिली कामयाबी ने गांव के अन्य लोगों को भी ऐसी खेती के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया है। तो सालाना ऐसे देखे हैं लाख रुपया, 1.5 लाख आसपास का बचत हो जा रहा है। उपयोग हम लोग ऐसे पढ़ाई लिखाई बच्चे के लिए कर रहे हैं। सर हम तो 9 तक ही किए हैं सर। उस समय का स्थिति हम लोग का बड़ी खराब था सर। उसमें हम लोग का जो गार्जियन थे, पिताजी छोटे में ही गुजर गए थे और घर में कोई मतलब वैसा हमारा सहारा कोई नहीं थे, इसलिए हम उसमें पढ़ाई करने में नहीं सके सर। नहीं, उसमें मेरा अनुभव हुआ सर कि अब लोग देख रहे हैं, आदमी भी जो किसान है, दूसरे किसान देख के भी अभी समझ रहे नहीं होगा, प्राकृतिक खेती होगा और मतलब अच्छा हो रहा है, इसलिए उन लोग भी देख के आ रहे हैं सर करने के लिए। लखीराम बेदिया बताते हैं कि इनके जीवन में जो भी सुधार हुए हैं वो इस प्राकृतिक खेती की वजह से ही हुए हैं। अगर वो आज ऐसी खेती से नहीं जुड़ते तो कहीं दिहाड़ी मजदूरी कर रहे होते। सर पहले से तो कुछ सुधार किए, अभी मतलब बदलाव, जैसे पहले हम लोग थे तो ऐसा मतलब खान पान में भी अभी सुधार हुआ है और पढ़ाई लिखाई में भी बच्चे सबको पढ़ा रहे हैं। ये सब बदलाव। मकान तो अभी नहीं बना पाए हैं लेकिन कोशिश में है सर। तो खेती नहीं करने से तो सर वही लेबर उबर करते, लेकिन अभी प्राकृतिक खेती जो कर रहे हैं सर, तो उसमें हम लोग मतलब बच्चा को भी अच्छा से पढ़ा रहे हैं, अच्छा स्कूल में, और मतलब खान पान में भी अभी सुधार किए हैं सर। और मतलब कुछ मकान भी अभी बनाने का सोचे हैं और बाइक भी लिए है खेती करके। इसमें तो संभव नहीं था सर। जैसे जाते लेबर करने तो ही करके लाते पैसा, फिर खर्चा हो जाता, वो बचता नहीं। लेकिन अभी जो प्राकृतिक खेती जो कर रहे हैं सर, तो अभी कुछ मतलब बचत कर भी रहे हैं और घर भी चला रहे हैं। इसी तरह से रंगामाटी बरवा टोली ग्राम के संतोष बेदिया भी प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं। ये बताते हैं कि प्राकृतिक खेती के लिए खाद और दवाइयाँ गाय के गोबर, मूत्र तथा प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होती हैं। इसके इस्तेमाल से रासायनिक खेती की तुलना में लागत बिल्कुल नगण्य हो जाती है। इससे उत्पादन भी अच्छा होता है, जिससे किसानों की आमदनी काफी बढ़ जाती है। देखिए सर कि
नेचुरल खेती, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती में इसमें फोकस सरकार का जो है, इसमें जो पहले हम लोग का ज़मीन बर्बाद हो गया था यूरिया DAP दे के, जिससे कि खेती करने में खर्चा भी ज़्यादा लगता था और उसके बाद में उसको धीरे धीरे उसको और खाद बढ़ते रेट में देते थे। लेकिन अभी जो है प्राकृतिक खेती में इसमें जो गांव के संसाधन में जहां उपलब्ध है, जैसे घास, पुआल या गाय का बचा हुआ से हम लोग खाद बना लेते हैं। खाद के बाद हम लोग घन जीवा बना लेते हैं, तो हम लोग का DAP का काम करता है। दूसरा है कि DAP के जगह में हम लोग द्रव्य जीवा से भी हम लोग घन जीवा बना लेते हैं, जो कि कम लागत में अधिक कर लेते हैं। जैसे हम लोग का केचुआ खाद जो है जैविक खेती में हम लोग का बहुत ज़्यादा पैसा लगता था, तो अभी हम लोग प्राकृतिक खेती में जो है हम लोग गुड़, बेसन, गोबर, गौमूत्र का यदि हम लोग 200 लीटर का बना लिए और गोबर का मतलब एक टोली हम लोग का गोबर है सड़ा हुआ, जो हम लोग घास फूस का सड़ाए हैं, उसमें यदि हम लोग दे देते हैं द्रव्य जीवा, तो वो हमको करीब करीब हमको 500 क्विंटल आसपास का हमको बन जाता है। वो DAP का काम करता है, जो कि हम लोग देते हैं 1 एकड़ में 400 kg, तो वो हम लोग को 500 kg केवल 2 किलो गुड़ और 2 किलो गोबर, गुड़, बेसन, बस इसे में हम लोग को उतना खेती हो जाता है। और इसमें यदि हम लोग जैविक खेती करें तो उसमें 10 से 12 ट्रैक्टर लगता था, जो कि एक ट्रैक्टर का दाम था 3000, तो 12 या 36,000 रुपया लगता था। अभी प्राकृतिक खेती से जो है हम लोग ही 3000 में हो जाता है। ये बताते हैं कि रासायनिक खेती की वजह से इनकी भूमि में नमी की कमी हो गई थी। इसकी वजह से इनके खेतों में खाद की खपत बढ़ गई थी। इनकी खेती धीरे धीरे महंगी और अनुपजाऊ होती जा रही थी। ऐसे में प्राकृतिक खेती ने न सिर्फ इनकी खेती की लागत घटा दी, बल्कि इनकी फसलों के उत्पादन को भी बढ़ा दिया। इसमें रासायनिक खेती करके जो है हम लोग का ज़मीन हार्ड हो गया था और धीरे धीरे यूरिया DAP ज़्यादा मांग कर रहा था। सब किसान चिंतित था, महंगा हो रहा था खेती करना, लेकिन अभी प्राकृतिक खेती में सस्ता हो गया। हाँ, रेट हम लोग को नहीं मिलता है, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग का तो अपना जो संसाधन है उससे हम लोग खाद तैयार कर लेते हैं, कीटनाशक उसी से तैयार कर लेते हैं, और हमको रेट में वही है, लेकिन मेरा मांग तो बढ़िया हो रहा है। इसमें तो हमको जिस आधार पर जैसे खाद देना है बना के, उस आधार पर दे तो हमको नहीं लगता है कि उत्पादन में कमी आता है। मैं तो खुद करके देखा हूँ, कोई कमी नहीं आया है। लेकिन उसमें जो है प्राकृतिक खेती में द्रव्य जीवा का स्प्रे करना पड़ता है हर 21 दिन में। वो यदि करे तो एक गाय से हम लोग 5 एकड़ आराम से खेती कर सकते हैं, एक गाय का गोबर और गौमूत्र से, और थोड़ा गुड़ और थोड़ा बेसन, इतना तो लगता है, बाद बाकी तो कुछ नहीं लगता है। ये बताते हैं कि किसानों को आज समय के साथ खेती करने की आवश्यकता है, तभी उनकी आमदनी बढ़ेगी। आज के जमाने में टपक सिंचाई, मल्चिंग तथा प्राकृतिक खेती किसानों की खेती की लागत को काफी घटा देती है, जिससे मुनाफा बढ़ जाता है। ये बताते हैं कि आज आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों के लिए पशुपालन से जुड़ना भी अति आवश्यक है। मेरा जहाँ तक अनुभव है, आय को दुगुनी करने के लिए समय को देखते हुए खेती करना चाहिए, और ड्रिप और मल्चिंग के साथ करना चाहिए, और प्राकृतिक खेती करें, और इसके साथ में कुछ बकरी पालन हो, कुछ गाय पालन हो, और इससे हमको लगता है कि आय का दुगुनी का तिगुनी 4 गुनी हो जाएगा। देखिए, जब तक हम लोग पशुपालन नहीं रखेंगे तब तक हम लोग प्राकृतिक खेती नहीं कर पाएंगे, और जहाँ प्राकृतिक खेती नहीं कर पाएंगे तो फिर तो खेती नहीं हो पाएगा। प्राकृतिक दूसरे के भरोसे में तो प्राकृतिक नहीं कर पाएंगे। हाँ, मशीन का युग आया है, हम लोग उसमें हल के लिए हम लोग ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हैं, या तो छोटा मशीन है उसे भी जुताई कर रहे हैं। संतोष बेदिया बताते हैं कि प्राकृतिक खेती में उपयोग होने वाली दवा चूंकि प्राकृतिक संसाधनों से बनी होती है, इसलिए ये रासायनिक दवाओं की तरह घातक नहीं होती है। ये बताते हैं कि प्राकृतिक खेती की वजह से आज इन लोगों को काफी फायदा पहुंच रहा है।
ये अब पहले से स्वस्थ महसूस करने लगे हैं तथा अब ये पहले की तरह बीमार भी नहीं होते। देखिए, वो रासायनिक का तो पहले था, दवा जो है हार्ड आता था, उसमें हम लोग कहीं स्प्रे कर दिए तो पक्षी मर जाता था, और खेत में दे दिए तो मेढक या तो केंचुआ या तो अन्य मछली उछली सारा चीज़ मर जाता था। लेकिन हो सकता है कोई ऊपर से इसका सलूशन निकला, अभी कोई करता है तो उससे मरता नहीं है। तो और उसका सलूशन तो हम लोग प्राकृतिक खेती का जो कीटनाशक दवा बनाते हैं उससे तो हम लोग एक दिन के बाद में भी खाएंगे या तुरंत खाएंगे भी, फिर भी हम लोग का दिक्कत नहीं हो। देखिए, उसके लेके अभी जो हम लोग इसको अपनाए हैं तब तक जो है कि हम लोग का बीमारी बहुत कम है, बहुत बीमारी से हम लोग परेशान नहीं हो रहे हैं। प्राकृतिक खेती ने अपने प्रभाव से किसानों का मन मोह लिया है। यही वजह है कि आज धीरे धीरे इस इलाके के सारे गांव के लोग प्राकृतिक खेती को अपनाने लगे हैं। आज इस इलाके में 10 से 12 गांव इस खेती से जुड़कर इसका लाभ ले रहे हैं। अभी हम लोग धीरे धीरे यहाँ तो हम लोग का नवागढ़ आदिवासी आदर्श पंचायत में 5 रेवन्यू में हम लोग पूरा जोर किए हैं, जानकारी भी देते हैं, और KVK रांची, मोराबादी रांची के द्वारा भी प्रशिक्षण दिया जाता है। उनका एक यूनिवर्सिटी भी रामकृष्ण मिशन का चलता है, उसके द्वारा STI हब के द्वारा भी एक प्रशिक्षण दिया जाता है। कैसे हम लोग खाद को बनाएं, कम लागत में हम लोग कैसे खाद बनाएं, कैसे कीटनाशक खाद बनाएं, और कैसे इसको खर्चा जो लागत है उसको कम करें। तो इसके लिए भी काम कर रहे हैं। और अभी हम लोग 5 रेवन्यू गाँव में कर रहे हैं। इधर बगल में नगरा बेड़ा है, उधर धुरलेटा है, तो 10-12 गाँव में हम लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं और अभी सफलता की ओर जा रहे हैं। रासायनिक खेती जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डाल रही है, ऐसे में प्राकृतिक खेती की उपयोगिता बढ़ जाती है। प्राकृतिक खेती आज समय की मांग बनती जा रही है। इस राह पर चलकर ही मनुष्य तथा पर्यावरण सुरक्षित रह सकते हैं। अनगढ़ा प्रखंड में लोगों ने इसके महत्व को पहचाना है और इसे अपनाकर न सिर्फ अपने स्वास्थ्य तथा प्रकृति की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि ये इससे अपनी आमदनी भी सुदृढ़ कर रहे हैं। देखा ना किसान भाई बहनों, इनके इस सफर को देखकर मैं बस इतना ही कहूंगी कि शाम सूरज को डूबना सिखाता है, समा परवाने को जलना सिखाता है। गिरने पर चोट तो जरूर लगती है, लेकिन ठोकर ही इंसान को चलना सिखाता है। आज के अंक में इतना ही, क्योंकि समय हो गया है आपसे विदा लेने का। जाने से पहले हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातों रोड, रांची। पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। जोहार।